हेलो एवरीवन। जैसे कि आज हम लोग को पढ़ना था कि अकाउंटिंग में आगे सबसे पहले हम लोगों ने इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ा। हम लोगों ने फर्स्ट हेड हम बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं और उस फर्स्ट हेड में हम लोगों ने कंपुटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी हम लोगों ने पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट बेसिक सैलरी, पेंशन, एन्युटी, बोनस, कमीशन, एरियर ऑफ सैलरी, ये सब चीज़ें आती है इसके बारे में। सेकंड नंबर टैक्सेबल अलाउंसेस के बारे में। थर्ड नंबर हम लोग टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स पढ़ रहे थे। और टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स में हम लोगों ने क्या देख लिया था, हम लोगों ने देख लिया था रेंट फ्री एकोमोडेशन का हम लोगों ने पूरा पॉइंट पढ़ लिया था। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन में हम लोगों ने ये चार्ट समझ लिया था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो क्या कैसे टैक्सेबिलिटी आती है, हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो कैसे वैल्यू निकाला जाएगा। ये सब हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। फिर हम लोगों ने होटल एकोमोडेशन की बात की थी, कंसेशनल रेंट की बात की थी। होटल एकोमोडेशन में याद है 15 डेज तक अगर रहना पड़ा तो कोई टैक्सेबल वैल्यू नहीं होगा। अगर अदर देन क्या होगा, अगर अदर केस है तो ऐसे में ध्यान रहे 24% ऑफ सैलरी या होटल चार्ज विच एवर इज लोअर। ट्रांसफर जॉब, आरएफए फॉर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज, ये भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, है ना। माइन साइट, डैम साइट, ऑन और एक्सप्लोरेशन, ये सब भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया था। ठीक है। नेक्स्ट आज हम लोग को जो बेसिकली पढ़ना था सेकंड परक्यूजिट्स के बारे में। व्हाट इज दैट? एक इम्पॉर्टेंट परक्यूजिट है जस्ट लाइक मेडिकल फैसिलिटी, है ना। तो अगर मेडिकल फैसिलिटी अगर होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड मेडिकल रिइंबर्समेंट परक्यूजिट्स, तो उस केस में टैक्सेबिलिटी कैसे बनेगी? तो फॉलोइंग आर द फुल्ली एग्जाम। देखो यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर है ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द कंपनी टू द इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव्ड बाय आईआरडीए। अगर आपकी कंपनी कहती है, ये आपकी कंपनी क्या करती है, आपका मेडिकल इंश्योरेंस करा देती है और उस मेडिकल इंश्योरेंस का जो भी पेमेंट है कंपनी करती है। मान लीजिए 20,000 रुपये हर साल कंपनी पे कर रही है, तो आपकी सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा, पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है वो। आपका मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी पे कर रही है, आपके लिए टैक्सेबिलिटी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर और हिज फैमिली मेंबर एंड देन क्लेम फ्रॉम द कंपनी। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉयर कहता है एम्प्लॉय से कि आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस बढ़िया सा ले लो अपनी और अपनी फैमिली के लिए और बिल क्लेम कर देना, बिल का पैसा कंपनी पे कर देगी। पॉइंट समझे कि नहीं समझे? तो यानी कि आपने पहले मेडिकल इंश्योरेंस कराया, मान लीजिए 25,000 का, और उसके बाद उसका बिल दिखाया कंपनी को, कंपनी ने पेमेंट कर दिया, तो घूम फिर के कंपनी तो दे रही है ना। तो भी क्या होगा, एग्जाम्प्ट है आपके हाथ में, आपकी सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय और इस फैमिली मेंबर विद इन इंडिया, है ना। अगर इंडिया के अंदर अगर कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट अगर कराता है ना एम्प्लॉय का और हिज फैमिली मेंबर या फिर उसकी फैमिली मेंबर का विद इन इंडिया, अगर वो हॉस्पिटल किसका है, एम्प्लॉयर का है, सब फुल्ली एग्जाम्प्ट है, आपकी सैलरी में कुछ भी नहीं ऐड होगा। जो भी एम्प्लॉय का इलाज हुआ या एम्प्लॉय की फैमिली मेंबर का जो इलाज हुआ वो कहाँ पे हुआ, एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में, कंपनी के हॉस्पिटल में। तो ऐसे में जो भी खर्च आया होगा कंपनी तो वो बियर की, लेकिन आपकी सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा। फॉर प्रिस्क्राइब डिजीज मेंशन इन रूल 3A, लेकिन ध्यान रहे वो किसके लिए होना चाहिए, फॉर प्रिस्क्राइब डिजीज होना चाहिए एंड सर्टिफिकेट रिसीव इन द हॉस्पिटल फॉर फुल्ली एग्जाम्ड। ठीक है। एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल में जो इलाज कर रहे हो पूरी तरह से एग्जाम्ड। और अगर एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल नहीं भी है, किसी और हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हो, है ना, किसी और हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हो और वो जो इलाज करा रहे हो किस तरह की बीमारी है, स्पेसिफाइड डिजीज, क्या है, स्पेसिफाइड डिजीज। ये स्पेसिफाइड डिजीज होता क्या है, और रूल 3A में मेंशन किया गया है, लिखा भी है मेंशन इन रूल 3A। उसमें मेंशन किया है कि कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनको कवर किया जाता है इसमें। लाइक टीबी हो गया, टर्बुकुलोसिस हो गया, कैंसर हो गया, एंड न्यूरो से रिलेटेड कई प्रॉब्लम्स हैं, वो सब उसमें शामिल होती हैं। तो अगर इस तरह की अगर कोई अगर बीमारी होती है, उसका इलाज अगर किसी भी हॉस्पिटल में करा रहे हो और उसका कंपनी रिइम्बर्समेंट कर दे रही है, पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है आपके लिए। इसके अलावा कोई भी केस होगा इन अदर केसेस मैक्सिमम 15,000 तक एग्जाम्प्ट है मेडिकल रिइम्बर्समेंट। मान लो कंपनी ने मेडिकल रिइम्बर्समेंट किया, ना तो स्पेसिफाइड डिजीज था, ना कंपनी का हॉस्पिटल का खर्चा कितना हुआ, 25,000 रुपये कंपनी ने पेमेंट कर दिया,
कंपनी ने अगर पेमेंट कर दिया तो ध्यान रहे 15,000 उस 25,000 में से माइनस करिए, 10,000 रुपये आपकी सैलरी में ऐड होगा, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। मेडिकल रिम्बर्समेंट क्या होता है समझ रहे हो सब लोग? अब मेडिकल रिम्बर्समेंट में ध्यान रहे क्या क्या कवर होगा। मेडिकल बिल्स रिम्बर्समेंट फॉर द एम्प्लॉयर्स अप टू द 15,000 पर एनम इज एग्जेम्प्ट। डॉक्टर, केमिस्ट या हॉस्पिटल का बिल इज कवर्ड, इसमें सब कवर किया जाता है ना। इवन मेडिकल बिल ऑफ फैमिली मेंबर इज ऑल्सो कवर्ड। सो मेडिकल इंश्योरेंस में आपने ये चीज़ एकदम क्लियर समझा, तो इसको समरी में ऐसे पढ़ सकते हैं कि मेडिकल इंश्योरेंस डन बाय द डायरेक्टली बाय द कंपनी, तब भी आपके लिए एग्जाम्प्ट है। मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल इंश्योरेंस अगर डन बाय द एम्प्लॉय और देन रीइंबर्स बाय द कंपनी, तब भी एग्जाम्प्ट है। कोई लिमिट नहीं है, जितना भी खर्चा होगा, जितना भी होगा उसका इंश्योरेंस प्रीमियम, वो पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है, आपकी सैलरी में ऐड नहीं होगा। अब मेडिकल ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल, इन इंडिया हॉस्पिटल में हो रहा है, किस पे हॉस्पिटल में हो रहा है? एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में हो रहा है, तो पूरी तरह से एग्जाम्प्ट। या फिर फॉर प्रिस्क्राइब डिजीज हो रहा है, सर्टिफिकेट रिसीव हुआ है हॉस्पिटल से, उस तरह कोई भी स्पेसिफाइड डिजीज का अगर इलाज हो रहा है तो भी एग्जाम्प्ट है। अदर केसेस में 15,000 तक एग्जाम्प्ट है, उससे ऊपर होगा तो टैक्सेबल। डेफिनेशन फैमिली का मतलब क्या होता है? यहाँ पे फैमिली की बात किया गया है। फैमिली मतलब सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स। पेरेंट्स ब्रदर तभी शामिल होंगे अगर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, है ना। लेकिन स्पाउस और चिल्ड्रन जो होते हैं, जीवन साथी और बच्चे, वो चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, तब भी उनको फैमिली में शामिल किया जाएगा। नोट, क्या चीज नोट में दिया गया है? ग्रैंड पेरेंट्स एंड ब्रदर इन सिस्टर इन लॉ आर नॉट कवर, वो सब नहीं कवर होते फैमिली में। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा है, बेसिक सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ है, एनुअल मेडिकल रिइम्बर्समेंट क्लेम 25,000 रुपये, कैलकुलेट इनकम फ्रॉम सैलरी। तो एनुअल मेडिकल रिइम्बर्समेंट कितना है? 25,000 रुपये। तो इसमें क्या होगा, 15,000 माइनस के लिए 10,000 रुपये आपकी सैलरी में ऐड होगा, तो आपका 2,20,000 पर मंथ है, 2,40,000 तो ये हो गया, और 10,000 ये हो गया, 2,50,000 रुपये टैक्सेबल होगा। बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है, एनुअल मेडिकल रिइम्बर्समेंट क्लेम 25,000 रुपये, मेडिकल इंश्योरेंस डन 10,000 बाय द एम्प्लॉय, क्लेम फ्रॉम द कंपनी, है ना। तो मेडिकल रिइम्बर्समेंट कितना हुआ है? 25,000। उसमें क्या होगा, 15,000 माइनस कर लो, 10,000 रुपये सैलरी में ऐड होगी। और जो कंपनी ने मेडिकल इंश्योरेंस तुम्हारा कराया 10,000 रुपये का, वो तो पूरी तरह से एग्जाम्प्ट हो गया, वो तो सैलरी में ऐड होगा नहीं। तो अगेन 2,50,000 रुपये आपकी सैलरी होगी। कैसे 2,50,000? देखो यहाँ पे 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 2,40,000 तो यही हो गया, और इसमें 15,000 माइनस कर दो, 10,000 रुपये और ऐड होगा, 2.5 लाख रुपए अगेन आपकी इनकम टैक्सेबल हुई। बेसिक सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ है, एम्प्लॉय बिकम इल एंड हैज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल एक्सपेंसेस 50,000 रिम्बर्स बाय द कंपनी, कंपनी ने कितना रिम्बर्स कर दिया? 50,000 रुपये। इन एडिशन टू एम्प्लॉय ऑल्सो क्लेम द मेडिकल बिल्स रिम्बर्स बाय द कंपनी 25,000 रुपये, कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सैलरी। टोटल रिम्बर्समेंट कितना हो? 75,000। इसमें 15,000 ही एग्जाम्प्ट होगा। कितना एग्जाम्प्ट होगा? 15,000। टोटल मेडिकल ट्रीटमेंट ही है, और कहीं नहीं बोला स्पेसिफाइड डिजीज है। अगर स्पेसिफाइड डिजीज होता तो एग्जाम्प्ट कर देते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 75,000 में से 15,000 हट गया, 60,000 बचा, तो 2,40,000 और 60,000 कितना हुआ? 3 लाख रुपए। ये सॉल्व किया, 2.5 लाख 2.5 लाख, इस केस में देखो 3 लाख। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया दिया जा रहा है, अगर कंपनी ने मेडिकल ट्रीटमेंट कराया कहाँ पे? आउटसाइड ऑफ इंडिया, तो उस केस में कैसे टैक्सेबिलिटी बनती है? तो देखो यहाँ पे समझाया गया है, इफ एम्प्लॉयर पेज मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय और हिज फैमिली मेंबर, इट इज एग्जाम्ड टू द एक्सटेंड डेट परमिटेड बाई आरबीआई। तो इसमें आरबीआई बीच में आ जाती है। क्यों आरबीआई बीच में आ जाती है? क्योंकि विदेश में हो रहा है ना सर। विदेश में अगर इलाज का खर्चा है, विदेश में अगर इलाज का खर्चा हो रहा है, तो आपको पता है यहाँ पे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज होगा, और फॉरेन एक्सचेंज किसके अंडर में आता है? आरबीआई के। इसीलिए यहाँ पे आरबीआई बीच में आ जाती है। एक्सप्रेस, देखो यहाँ देखो ऑन स्टे, एक्सपेंसेस ऑन स्टे हो गया, और पेशेंट एंड वन अटेंडेंट इज ऑल्सो एग्जाम्प्ट।
वन अटेंडेंट मतलब उसके साथ एक बंदा भी जाएगा, उसका भी स्टे का खर्चा एग्जेम्प्ट होगा। इफ एक्सपेंसेस ट्रेवल बाय द एम्प्लॉयर, अगर उसके ट्रेवलिंग का खर्चा भी कंपनी ने उठाया, देन इट इज एग्जेम्प्ट इफ द ग्रॉस टोटल इनकम इज अप टू 2 लाख। तो ऐसे में उस व्यक्ति की इनकम में नहीं जुड़ेगा, उस एम्प्लॉय की सैलरी में नहीं जुड़ेगा वो खर्चा, आने जाने का खर्चा, अगर उसकी इनकम 2 लाख रुपए तक है। 2 लाख रुपए मतलब गरीब एम्प्लॉय है, 2 लाख से ज्यादा उसकी सैलरी नहीं है, तो ऐसे में आने जाने का भाड़ा भी उसकी सैलरी में ऐड नहीं होगा। अब मेडिकल ट्रीटमेंट ऐसे समझ लो, एक्सपेंसेस ऑन ट्रीटमेंट इट इज फ्री टू द एक्सटेंडेड बाय द आरबीआई। एक्सपेंसेस ऑन स्टे ये भी आरबीआई, लेकिन एक्सपेंसेस ऑन ट्रेवल, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख के नीचे है, उसके बराबर है, तब तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन इससे ज़्यादा है तो मतलब तब तो आप सैलरी में ऐड नहीं होगी, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा है तो आपकी सैलरी में ऐड होती है। स्टे एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस ऑफ वन अटेंडेंट अपार्ट फ्रॉम द पेशेंट इज ऑल्सो कवर्ड, है ना, रहने का और ट्रेवल का खर्चा एक अटेंडेंट का भी एग्जेम्पशन मिलेगा। फैमिली का मतलब तो पढ़ चुके ऑलरेडी। अब एग्जांपल देखो यहाँ दिया हुआ है, एम्प्लॉय रिसीव बेसिक सैलरी 2,40,000, कितना मिल रहा है? 2,40,000 रुपये। अभी सही है। एम्प्लॉय रिसीव बेसिक सैलरी कितना है? 2,40,000 रुपये। He was sent for a medical treatment outside of country. He incurred the following expenses which were reimbursed by the company. पहला क्या है? कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट कितना लगा? 1 लाख। कॉस्ट ऑफ स्टे 80,000। कॉस्ट ऑफ ट्रेवल 30,000। ठीक है, हो गया। एज पर द आरबीआई 70,000 मेडिकल ट्रीटमेंट का एग्जेम्पशन है और 60,000 रुपये स्टे का खर्चे का एग्जेम्प्ट है। ही हैड इंटरेस्ट इनकम 5,000 ऑन एफडी, तो अलग से दिया। तो ध्यान रहे, कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट कितना है? 1 लाख खर्चा किया कंपनी ने, लेकिन आप आरबीआई कितना कह रही है, तो इतना एग्जेम्प्ट होगा, 30,000 रुपये टैक्सेबल। कॉस्ट ऑफ स्टे कितना खर्चा हुआ? 80,000। आप और कितना परमिशन मिल रहा है, तो 20,000 रुपये टैक्सेबल। और ये कॉस्ट ऑफ ट्रेवल अगर 2 लाख के अंदर होगी तो सैलरी में ऐड नहीं होगा, 2 लाख से ऊपर होगी तो सैलरी में ऐड होगा। तो यहाँ देखो, we will calculate the gross total income without taking travel expenses। बेसिक सैलरी कितनी थी? 240। मेडिकल ट्रीटमेंट में देखो 1 लाख मिला था, 70,000 एग्जाम्प्ट हो गया, टैक्सेबल कितना हुआ? 30,000। मेडिकल स्टे 80,000 में 60,000 एग्जाम्प्ट हो गया, कितना टैक्सेबल हो? 20,000। ओवरऑल 2,90,000। अदर सोर्स की इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ठीक है, 2,95,000। तो यहाँ पे उसकी सैलरी 2 लाख से ज़्यादा चली गई ना, यहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा चलेगी, तो यानी कि ट्रेवल का खर्चा उसकी सैलरी में ऐड होगा, वो भी एक परक्यूजेट है। तो यहाँ देखो, ट्रेवल एक्सपेंसेस 30,000 रुपये जो था वो एग्जाम में कुछ भी नहीं हुआ, पूरा 30,000 रुपये टैक्सेबल। तो 290 की जगह कितनी? अब देखिए यहाँ पे कितना है, 3,20,000 रुपये। इंटरेस्ट इनकम 5,000, टोटल ग्रॉस टोटल इनकम कितनी हुई? 3,25,000। तो 3,25,000 पे स्लैब रेट लगेगा। जो टैक्स लगेगा, टैक्स कितने पे देना है? इस पे ना देना है। अब कैलकुलेटिंग जीटीआई विदाउट इंक्लूडिंग ट्रेवल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, अभी उसकी बेसिक सैलरी हम लोगों ने कितना किया है? 1,20,000 रुपये। अगर 1,20,000 उसकी सैलरी होती तो मेडिकल ट्रीटमेंट स्टे का चार्ज 170 होता, इंटरेस्ट 5,000 जोड़ दिया 175 होता, 2 लाख क्रॉस नहीं ना करता। अगर 2 लाख क्रॉस नहीं करेगा तब ऐसे में जो भी ट्रेवल का खर्चा है पूरा का पूरा क्या हो गया? अब इनकी सैलरी कितनी आ रही है? 1,75,000 रुपये। इस पे टैक्स लगेगा, इस पे स्लैब रेट लगाना है, ठीक। इफ द लोन इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय, चलिए इसको मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। लोन अगर कभी कभी क्या, ये तो था अभी मेडिकल ट्रीटमेंट का हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम बात कर रहे हैं अनदर परक्यूजिट्स की। कई बार कंपनी आपको लोन की फैसिलिटी देती है। किसकी? लोन की फैसिलिटी। तो अगर लोन अगर स्मॉल है, जैसे कि 20,000 रुपये तक का कोई लोन है, तो वो लोन नहीं माना जाता। लोन
फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज, अगर तुम किसी बीमारी के इलाज के लिए वो लोन ले रहे हो, जैसे मेडिकल डिजीज ऑफ सेल्फ एंड इस फैमिली, हियर फैमिली मीन्स सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, ये सब लोग आते हैं, है ना। अब यह ध्यान रखिए ना, 20,000 तक का जो लोन लेगा, अगर आप अपनी कंपनी से 20,000 रुपये तक का लोन लेते हैं, है ना, अब उस पर इंटरेस्ट दे ना दे सर वो एग्जाम है, आपकी सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होगा। यहाँ देखो ये सिंपल तरीका है। अगर लोन कितने तक है, 20,000 रुपये तक है, नॉट टैक्सेबल। फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ फैमिली स्पेसिफाइड डिजीज, तब भी टैक्सेबल नहीं है। अदर केस में क्या होगा, देखा जाएगा आपने कौन सा लोन लिया है, उसके ऊपर एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चलता है। जो एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वही आपके परक्यूजिट की वैल्यू होगी। सपोज आपने होम लोन लिया है, तो एसबीआई का होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। वहाँ सपोज 10% है, आपने लोन लिया 5 लाख है, 5 लाख का 10% कितना हो, 50,000, है ना। तो उस केस में ध्यान रहे, अगर एसबीआई इंटरेस्ट रेट को कंपेयर करेंगे और कितना तुमसे इंटरेस्ट चार्ज किया गया, एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, सपोज 12% है 1 लाख पे, तो 1 लाख पे 12% कितना हुआ, 12,000, कितना हुआ, 12,000 हुआ ना। लेकिन कंपनी ने आपसे कोई इंटरेस्ट लिया ही नहीं, कंपनी ने आपसे 1 रुपया इंटरेस्ट नहीं लिया, पूरा 12,000 रुपये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। समझ रहे हो, सैलरी में ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर कंपनी ने आपसे 5% ब्याज ले लिया होता, तो 7% का ही फायदा हुआ, 7,000 रुपये आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। जितना आपसे कंपनी ने नहीं लिया वही आपके लिए परक्यूजिट है। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, ये आप लोग सेल्फ पढ़िएगा। हम लोग यहाँ पे तहत क्रेडिट कार्ड गिवन बाय द कंपनी टू एम्प्लॉय। कई बार कंपनियां क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को क्रेडिट कार्ड देती हैं ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए। क्रेडिट कार्ड गिवन बाय द कंपनी फॉर एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय, अगर वो पूरी तरह से ऑफिशियल पर्पज है, वो जो क्रेडिट कार्ड दिया है वो पूरी तरह से ऑफिशियल पर्पज है, ऑफिस के काम के लिए उस क्रेडिट कार्ड से कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, तो नॉट टैक्सेबल। आपके लिए कोई पर्सनल बेनिफिट हुआ क्या, अगर पर्सनल बेनिफिट नहीं है तो परक्यूजिट नहीं है, ठीक है। अगर फॉर अदर पर्पज ऑल्सो है तो देखना पड़ेगा, अगर तुम उसका ना उस कार्ड से अपना घर का भी कुछ चीजें खरीदते हो, अपने पर्सनल ट्रांजेक्शन्स भी करते हो, हालांकि वो पैसा कंपनी वसूल लेती है आपसे, लेकिन उस कार्ड का मेंबरशिप फीस, उस कार्ड का एनुअल फीस, उस कार्ड का एडवांस, ये सब तो खैर कंपनी बियर कर रही है ना। तो अगर मान लो चार्जेस साल भर में करीबन 2,000 बन रहे हैं, आपको देना नहीं पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि कंपनी की तरफ से, किसकी तरफ से, तो सर जी आपके लिए क्या है, वो जो भी, हाँ, चार्जेस है 2,000 रुपये, वो आपकी सैलरी में ऐड होगा, क्योंकि वो कार्ड आपका नहीं है, किसका है, कंपनी का है। लेकिन उसने दे दिया, आप अपना पर्सनल यूज भी उस कार्ड से कर सकते हैं। और क्या होता है, फ्री क्लब मेंबरशिप फॉर एम्प्लॉयज। कई बार कंपनियां क्या करती हैं, आपका क्लब मेंबरशिप करा देती हैं, जैसे फॉरेस्ट क्लब, गोरखपुर क्लब, नेपाल क्लब, ये सब है ना यहाँ पे। तो इन सब क्लब्स में अगर आपका मेंबरशिप करा रही हैं, तो अब आपको देखना पड़ेगा फॉर ऑफिस पर्पज है ना, नॉट टैक्सेबल है। अगर सपोज वो मेंबरशिप इसलिए ज़रूरी है ताकि जो क्लाइंट आते हैं, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट होते हैं, उनको हम नॉर्मल होटल रेस्टोरेंट में नहीं ले जा सकते, तो उनको क्लब्स में ले जाया जाता है एंटरटेन करने के लिए, प्लस बिजनेस मीटिंग्स भी क्लब में ही की जाती हैं कई कई लोग के। तो ऐसे में ना उस केस में सर नॉट टैक्सेबल, आपके लिए कोई हाथ में टैक्सेबिलिटी नहीं बनेगी। मान लो उस क्लब का मेंबरशिप फीस है करीबन 50,000 रुपये, तो आपकी सैलरी में ऐड होगा, नहीं ऐड होगा, ऑफिशियल पर्पज है। लेकिन फॉर अदर पर्पज ऑल्सो अमाउंट स्पेंड बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल। तो जितना भी अमाउंट स्पेंड करेगा कंपनी, आपको पर्सनल क्लब मेंबरशिप करा दिया, 50,000 रुपये कंपनी ने दिया, तो आपकी सैलरी में ऐड होगी सर, क्योंकि वो ऑफिशियल पर्पज नहीं है, वो आपके लिए। सो इफ एनी अमाउंट रिकवर्ड बाय द एम्प्लॉय, मान लो 50,000 रुपये या तो कंपनी ने आपका क्लब मेंबरशिप करा दिया और आपसे 5,000 रुपये चार्ज कर लिया, कितना चार्ज किया, लेकिन क्लब मेंबरशिप फीस कंपनी ने कितना दिया है, आपको फायदा कितने का हुआ, 45,000, ये आपकी सैलरी में ऐड होगा, ये पर्सनल बेनिफिट। तो ये दिया एग्जाम्पल, आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। फिर होता है फ्रिंज बेनिफिट। व्हाट इज फ्रिंज बेनिफिट, ये फ्रिंज बेनिफिट होता क्या है, फ्रिंज बेनिफिट देख लेना। अब देखो यहाँ पे फ्रिंज बेनिफिट मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा एडवांटेजेस जो कंपनी एम्प्लॉय को दे रही है ना, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, किस लिए देता है, फॉर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के लिए, मोटिवेशन के लिए, लॉन्ग टर्म गुडविल के लिए।
है ना, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, जैसे फ्रिंज बेनिफिट में क्या क्या आता है, जैसे अपने एम्प्लॉय को अपनी कंपनी का कुछ शेयर भी अलॉट कर देना, तो उससे क्या होता है, वो कंपनी को अपना समझेगा, अपनी तरफ फिर वो क्या करेगा, मेहनत करेगा कंपनी में। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इसकी मतलब वही होता है कि अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ शेयर या स्टॉक हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं, या फिर कुछ चार्जेस कम लेकर के दे, मान लो 40 रुपए का शेयर है, 10 रुपए पे दे दिया, तब भी तो 30 रुपए का फायदा है। इंटरेस्ट फ्री लोन, लोन दे देता है, लोन की फैसिलिटी देता है। हायर एजुकेशन असिस्टेंस, कार एंड कैब फैसिलिटीज अक्रॉस द हेल्थ क्लब्स, ये सब फैसिलिटी दिया जाता है किसमें, फ्रिंज बेनिफिट में। तो फ्रिंज बेनिफिट मतलब एडिशनल जो है, यूज ऑफ मोबाइल एसेट्स बाय द एम्प्लॉय, है कि नहीं है। अब जो ध्यान रहे, हम लोग बात कर रहे थे, एक छोटी सी चीज हम लोग कवर करेंगे, वो है रूल 3A वाला जो पॉइंट था। किसकी बात थी, रूल 3A में कौन कौन सी बीमारियां कवर होती हैं। तो देखो, इनकम टैक्स एक्ट का रूल 3A हम लोग स्टडी कर रहे हैं। अब आप लोग ये पढ़ सकते हो, रूल 3A में कौन कौन सी बीमारियां हैं, ये देखो बीमारियों के नाम लिखे हैं ना, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, ये सारे जितने भी डिजीज है सब इसमें मेंशन किया गया है ना, काफी है। अगर ये स्पेसिफाइड डिजीज है, इसका इलाज अगर एम्प्लॉयर करा रहा है और आपके ऊपर खर्च करता है, आपकी सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं होने वाला है। क्लियर। देखिए, यूज ऑफ मोबाइल एसेट बाय क्या है, एम्प्लॉय, दिस मीन्स दैट एसेट आर ओन्ड बाय द कंपनी, एसेट किसकी है, कंपनी की, बट आर बीइंग यूज बाय द एम्प्लॉय फ्री ऑफ कॉस्ट, कई बार एम्प्लॉय को दे देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट यूज के लिए। सो इफ अ कंपनी प्रोवाइड मोबाइल एसेट फ्री ऑफ यूज टू द एम्प्लॉय, देन रेंट पेड बाय द कंपनी ऑन इट। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि उस एसेट का कंपनी की क्या रेंट दे रही है, कि कंपनी खरीद के दी हुई है। अगर रेंट पे कर रही है तो वो जितना भी रेंट दे रही है वो आपकी सैलरी में ऐड होगी। लेकिन अगर उसने खरीद के लगा के रखा हुआ है, खरीद के दिया वो आपको यूज करने के लिए, तो उसका 10% डेप्रिसिएशन निकाल लेना, वो आपकी सैलरी में ऐड होगी। जैसे मान लो कंपनी ने कोई मूवेबल एसेट 1 लाख का दे रहा है, जैसे फर्नीचर के केस में नहीं पड़े थे, फर्नीचर मकान में, तो उसका 10% निकाल लो, 1 लाख का फर्नीचर का 10% कितना हुआ, 10,000, वो आपकी सैलरी में ऐड होगा। और अगर उसका रेंट देती है तो मान लो 2,000 रुपये महीना, तो 24,000 रुपये आपकी सैलरी में ऐड हो गए। लेकिन ध्यान रहे, कुछ ऐसी चीजें होती है जो अगर कंपनी आपको देती है वो पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है, जैसे लैपटॉप या कंप्यूटर, है ना, या फिर मोबाइल, वो पूरी तरह से क्या है, एग्जाम्प्ट होती है। यहाँ मोबाइल लिखा नहीं है, मैंने अपनी तरफ से बोल दिया है। तो लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल, ये पूरी तरह से एग्जाम्प्ट होती है, अगर ये सब प्रोवाइड किया गया कंपनी की तरफ से तो एग्जाम्प्ट है। Only movable assets are covered in these provisions. In case of movable property used by the employee, it is covered in rent-free accommodation. आपको पता है, अगर ई मूवेबल एसेट है, मतलब घर उड़ दिया गया रहने के लिए, तो उसके लिए तो हम लोग ने पीछे कैलकुलेशन पढ़ाई है। तो समरी ये कुछ ये रहा, समरी पढ़ो। लैपटॉप और कंप्यूटर अगर आपको यूज करने के लिए दिया गया है, तो वो पूरी तरह से क्या है, नॉट टैक्सेबल। अदर के केस में क्या होगा, कंपनी ओन सच एसेट, कंपनी का खुद का अगर एसेट है ना, कंपनी ओन एसेट, 10% ऑफ डेप्रिसिएशन, कंपनी ने किराए पे लेके दिया, जो रेंट कंपनी देती है। और अगर आपकी सैलरी से कुछ काट लिया गया उस इस सुविधा के लिए, तो आप उसमें से माइनस कर लेना। जैसे कंपनी ने 1 लाख का फर्नीचर दिया, है ना, या एसी लगा के रखा है, 2,000 रुपये हर महीना देती है कंपनी रेंट, है ना, तो 24,000 रुपये हुआ। लेकिन 24,000 रुपये टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि आपकी सैलरी से उस सुविधा के लिए 500 रुपये महीना काट लिया जा रहा है। तो 500 रुपये अगर महीना काट लिया गया, 2,000 की फैसिलिटी है, तो उसमें से 500 माइनस कर लो, 1,500 तो हुआ। तो साल का 18,000 रुपये होगा तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल। क्वेश्चन दे रखा है, द कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग एसेट्स फॉर फ्री यूज,
एट एम्प्लॉयज होम फॉर पर्सनल यूज, जैसे लैपटॉप की फैसिलिटी दिया हुआ है, तो लैपटॉप कितने की, 40,000 का है सर, पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है। कंप्यूटर भी दिया हुआ है जिसका रेंट कंपनी देती है, ये भी पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है। कंप्यूटर लैपटॉप पूरी तरह से एग्जाम्प्ट। फर्नीचर 1 लाख की लगा के रखा है, उसका 10% निकाल लेंगे। एसी कंपनी ने रेंट पे लेके लगाया हुआ है, तो भारतीय 36,000 रुपये आपकी सैलरी में ऐड होगी। लैपटॉप, सपोज द क्वेश्चन, या क्वेश्चन नंबर 1 का पहले आंसर देख, अच्छा आंसर नहीं दिया है, आंसर ऐसे ही समझ लो, मैंने बता ही दिया आपको। सपोज क्वेश्चन नंबर 1, कंपनी चार्ज रेंट फ्रॉम द एम्प्लॉय, मान लो लैपटॉप के लिए वो आपको आपकी सैलरी से 500 रुपये महीना काटती है, तो पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है, तो ये 500 रुपये से कोई लेना देना है ही नहीं। कंप्यूटर के लिए 600 रुपये पर मंथ, वो भी पूरी तरह से एग्जाम्प्ट होता है। फर्नीचर के लिए 400 रुपये काट रही है, तो 1 लाख का 10% होता है 10,000, 12 चौक 4800 रुपये तो काट ही लिया। तो अगर 10,000 रुपये आपकी परक्यूजिट होने वाली थी, 4800 रुपये वसूल लिया, माइनस कर दीजिए 5200, टैक्सेबल है। एसी 1000 पर मंथ, एसी क्या है, 1000 पर मंथ है ना, आपकी सैलरी से काट लिया जा रहा है। 3,000 रुपये पर मंथ कंपनी देती है, आपकी सैलरी से 1,000 काट रही है, तो आपको बेनिफिट कितने का है, 2,000 का है, 24,000 रुपये टैक्सेबल। वही चीज़ों को पीछे समझाया है। सही है, ये दोनों तो एग्जाम्प्ट। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल एसेट बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, कई बार कंपनी क्या करती है ना, कोई पुराना एसेट होता है, फर्नीचर अलमारी ये सब भी हटाना है, उसको रिमूव करना है, तो वो हटाने की जगह सोचता है कि कबाड़ में भाव बेचेंगे, बेटर विल बी, अगर हमारे एम्प्लॉयज में से किसी को जरूरत है उन्हीं को बेच देते हैं, उन्हीं को दे देते हैं, कुछ पैसे ले लेंगे या फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, वॉट एवर दैट। तो अगर कोई कंपनी इस बार यूज करने के लिए नहीं दी, ट्रांसफर ही कर दे रही है, तुमको बेच ही दे रही है मोबाइल एसेट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, दिस सेक्शन कवर गिफ्ट ऑफ एसेट, यह गिफ्ट की तरह माना जाएगा, अगर पूरी तरह से फ्री में दे रही है तो गिफ्ट माना जाएगा, अगर कुछ बेच दिया, कुछ मतलब वसूल लिया, तब क्या माना जाएगा, सेल माना जाएगा। इन ऑल द दीज केसेस डेप्रिसिएशन वैल्यू हम निकालते हैं, डेप्रिसिएशन हटाने के बाद की वैल्यू। डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड एज फॉलो, ट्रांसफर इमूवेबल एसेट, अगर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपको दिया है, परमानेंटली दे दिया, तो ध्यान रहे उस कंप्यूटर की कॉस्ट प्राइस देखिएगा और उस पर डेप्रिसिएशन निकालेगा 50% डेप्रिसिएशन के हिसाब से, वो भी कौन से मेथड से, डब्ल्यू डी। हम्म, और क्या है, कंप्यूटर मोटर कार, मोटर कार की बात कर रहे हैं, मोटर कार कितना, कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस में 20% डेप्रिसिएशन निकाल लेना पर मंथ। अदर एसेट के केस में 10% डेप्रिसिएशन, लेकिन SLM मेथड से। लाइक एग्जांपल, अगर आपको क्या, एग्जांपल के तौर पे सिंपल आप ऐसे निकाल सकते हो कि कंपनी ने अगर आपको 1 लाख का लैपटॉप 3 साल के बाद कितने में दे दिया, 5,000 में, तो आपके लिए परक्यूजिट की वैल्यू क्या है, कंपनी ने कितने का लैपटॉप, 1 लाख का लैपटॉप आपको 3 साल बाद दिया है, कितने में, 5,000 रुपये में, तो आपको कितने में दे दिया, 5,000 रुपये में, तो आपको फायदा कितने का हुआ, जो फायदा हुआ परक्यूजिट है। सबसे पहले पहले फर्स्ट ईयर्स के ऊपर डिडक्शन कटेगा कितना परसेंट, 50%, सही है, तो अब उसकी वैल्यू कितनी रह गई, 50,000। अगले साल फिर इस 50,000 पे कटेगा कितना परसेंट, 50% डेप्रिसिएशन, तो अब कितना रह गया, अगले साल फिर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कट गया, कितना परसेंट, 50%, कितना रह गया, तो आपको 12,500 का लैपटॉप कितने में दिया गया, 5,000, कितने का फायदा हुआ, 7,500, आपसे 5,000 लिया ना कंपनी ने, तो आपके फायदे बेनिफिट कितने का हुआ, 7,500, यही है परक्यूजिट की वैल्यू। अगर कंपनी ने आपको, ये तो 50%, मोटर कार की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कंपनी की गाड़ी जो थी 5 लाख की, है ना, 5 लाख की गाड़ी थी, कंपनी ने 5 साल बाद आपको ये गाड़ी कितने में दे दी, 50,000 में, कितने में दे दिया, 50,000 में, देखिए फायदा कितने का हुआ, मल्टीप्लाई बाई 20%, ये आपका डेप्रिसिएशन निकला, पहले साल का डेप्रिसिएशन, है ना, वैल्यू कितनी बची,
फिर अगले साल फिर डेप्शन लगेगा, फिर कितना परसेंट? WDU मेथड लग रहा है। हाँ, कंप्यूटर के केस में कितना रहेगा? 50% काटना है। मोटर कार के सूद के केस में कितना? 20%। तो देखो 5 साल का मैं डेप्शन निकाल रहा हूँ। कितने साल का हो गया? 4 साल का हो गया। लास्ट 5 साल का निकालते हैं, 5वें साल का डेप्रिसिएशन जो है। ठीक है, बस ये कार की वैल्यू है। और आपको कितने में दिया गया है? आपको 50,000 रुपये में दे दिया गया है। आपको बेनिफिट कितने का हुआ? 1,13,840। यही आपकी परक्यूजिट की वैल्यू है जो आपकी सैलरी में ऐड होगी। बाकी अदर कोई भी एसेट होगा, मान लो फ्रिज दे रहा है ना, अलमारी दे दे रहा है, कंप्यूटर टेबल दे दे रहा है, तो ये सब फर्नीचर तो उस केस में कितना परसेंट लेस करना? 10%। और किस मेथड से? SLM। SLM में याद होगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे डिडक्शन कटता है, और WD में घटते हुए मूल्य पे डिडक्शन कटता है। ये सब यहाँ पे समझाया है। परक्यूजिट्स टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज। बस इतना काफ़ी है आज के लिए। चलिए इतना, फिर बाकी कल स्टडी कर लेंगे। परक्यूजिट थोड़ा सा लंबा है, मानते हैं। ठीक है।